आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद्र की सर्वश्रेष्ठ उपन्यास गबन, अध्याय 50। दरोगा को भला कहाँ चैन। रमा के चले जाने के 1 घंटे तक उसका इंतजार करते रहे। फिर घोड़े पर सवार हुए और देवी दीन के घर जा पहुँचे। वहाँ मालूम हुआ कि रमा को यहाँ से गए आधे घंटे से ऊपर हो गया। फिर थाने लौटे। वहाँ रमा का अब तक पता ना था। समझे देवी दीन ने धोखा दिया, कहीं उन्हें छिपा रखा होगा। सरपट साइकिल दौड़ाते हुए फिर देवी दीन के घर पहुँचे और धमकाना शुरू किया। देवी दीन ने कहा, विश्वास ना हो घर की खाना तलाशी ले लीजिए, और क्या कीजिएगा। कोई बहुत बड़ा घर भी तो नहीं है, एक कोठरी नीचे है, एक ऊपर। दरोगा ने साइकिल से उतरकर कहा, तुम बतलाते क्यों नहीं, वह कहाँ गए। देवी दीन, मुझे कुछ मालूम हो तब तो बताऊं साहब। यहाँ आए, अपनी घरवाली से तकरार की और चले गए। दरोगा, वह कब इलाहाबाद जा रही हैं। देवी दीन, इलाहाबाद जाने की तो बाबूजी ने कोई बातचीत नहीं की। जब तक हाई कोर्ट का फैसला ना हो जाएगा वह यहाँ से ना जाएंगी। दरोगा, मुझे तुम्हारी बातों का यकीन नहीं आता। यह कहते हुए दरोगा नीचे की कोठरी में घुस गए और हर एक चीज़ को गौर से देखा। फिर ऊपर चढ़ गए। वहाँ 3 औरतों को देखकर चौंके। जौहरा को शरारत सूझी तो उसने लंबा सा घूंघट निकाल लिया और अपने हाथ साड़ी में छिपा लिए। दरोगा जी को शक हुआ, शायद हजरत यह भेष बदले तो नहीं बैठे हैं। देवी दीन से पूछा, यह तीसरी औरत कौन है। देवी दीन ने कहा, मैं नहीं जानता, कभी कभी बहू से मिलने आ जाती है। दरोगा, मुझी से उड़ते हो बचा। साड़ी पहनाकर मुलजिम को छिपाना चाहते हो। इनमें कौन जालपा देवी हैं, उनसे कह दो नीचे चली जाएं। दूसरी औरत को यहीं रहने दो। जालपा हट गई तो दरोगा जी ने जौहरा के पास जाकर कहा, क्यों हजरत, मुझसे यह चाले क्या कहकर वहाँ से आए थे और यहाँ आकर मज़े में आ गए। सारा गुस्सा हवा हो गया। अब यह वेश उतारिए और मेरे साथ चलिए, देर हो रही है। यह कहकर उन्होंने जौहरा का घूंघट उठा दिया। जौहरा ने ठहाका मारा। दरोगा जी मानो फिसल कर विस्मय सागर में पड़े। बोले, अरे तुम हो जौहरा, तुम यहाँ कहाँ। जौहरा, अपनी ड्यूटी बजा रही हूँ। और रमानाथ कहाँ गए हैं, तुम्हें तो मालूम ही होगा। वह तो मेरे यहाँ आने के पहले ही चले गए थे। फिर मैं यहीं बैठ गई और जालपा देवी से बात करने लगी। अच्छा, जरा मेरे साथ आओ, उनका पता लगाना है। जौहरा ने बनावटी कौतूहल से कहा, क्या अभी तक बंगले पर नहीं पहुँचे। ना जाने कहाँ रह गए। रास्ते में दरोगा ने पूछा, जालपा कब तक यहाँ से जाएगी। जौहरा, मैंने खूब पट्टी पढ़ाई है, उसके जाने की अब ज़रूरत नहीं है, शायद रास्ते पर आ जाए। रमानाथ ने बुरी तरह डांटा है, उनकी धमकियों से डर गई है। दरोगा, तुम्हें यकीन है अब यह कोई शरारत ना करेगी। जौहरा, हाँ, मेरा तो यही ख्याल है। दरोगा, तो फिर यह कहाँ गया। जौहरा, कह नहीं सकती। दरोगा, मुझे इसकी रिपोर्ट करनी होगी। इंस्पेक्टर साहब और डिप्टी साहब को इत्तला देना ज़रूरी है। ज़्यादा पी तो नहीं गया था। जौहरा, पिए हुए तो थे। दरोगा, तो कहीं गिरा पड़ा होगा। इसमें बहुत दिख गया तो मैं ज़रा उधर जाता हूँ, तुम्हें पहुँचा दूँ तुम्हारे घर तक। जौहरा, बड़ी इनायत होगी। दरोगा ने जौहरा को मोटरसाइकिल पर बिठा लिया और उसको जरा देर में घर के दरवाजे पर उतार दिया। मगर इतनी देर में मन चंचल हो गया। बोले, अब तो जाने का जी नहीं चाहता जौहरा, चलो आज कुछ गपशप हो। बहुत दिन हुए तुम्हारी कर्म की निगाह नहीं हुई। जौहरा ने जीने के ऊपर एक कदम रखकर कहा, जाकर पहले इंस्पेक्टर साहब से इत्तला तो कीजिए, यह गपशप का मौका नहीं है।
दरोगा ने मोटरसाइकिल से उतरकर कहा, नहीं अब ना जाऊंगा, जोहरा सुबह देखी जाएगी, मैं भी तो आता हूँ। जोहरा, आप मानते नहीं हैं, शायद डिप्टी साहब आते हों, आज उन्होंने कहला भेजा था। दरोगा, मुझे चकमा दे रही हो जोहरा? देखो इतनी बेवफाई अच्छी नहीं। जोहरा ने ऊपर चढ़कर द्वार बंद कर लिया और ऊपर जाकर खिड़की से सिर निकालकर बोली, आदाब अर्ज है। अध्याय 51। दरोगा घर जाकर लेट गए। 11 बज रहे थे। नींद खुली तो 8 बज गए थे। उठकर बैठे ही थे कि डिप्टी साहब बोल रहे थे, इस रमानाथ ने बड़ा गोलमाल कर दिया है, उसे किसी दूसरी जगह ठहराया जाएगा। उसका सब सामान कमिश्नर साहब के पास भेज देना होगा। रात वह बंगले पर था या नहीं? दरोगा ने कहा, जी नहीं, रात मुझसे बहाना करके अपनी बीवी के पास चला गया था। तुमने उसको जाने क्यों दिया? हमको ऐसा डर लगता है कि उसने जज से सब हाल कह दिया है। मुकदमा का जांच फिर से होगा। आपसे बड़ा भारी ब्लंडर हुआ है। सारा मेहनत पानी में फिर गया। उसको जबरदस्ती रोक लेना चाहिए था। दरोगा, तो क्या वह जज साहब के पास गया था? डिप्टी, हाँ साहब, वही गया था और जज भी कायदा को तोड़ दिया। वह फिर से मुकदमा का पेशी करेगा। रमा अपना बयान बदलेगा। अब इसमें कोई डाउट नहीं है। और यह सब आपके कारण। हम सब उस बाढ़ में बह जाएगा। जोहरा भी दगा दिया। दरोगा उसी वक्त रमानाथ का सब सामान लेकर पुलिस कमिश्नर के बंगले की तरफ चले। रमा पर ऐसा गुस्सा आ रहा था कि पावे तो समूचा ही निगल जाएं। कमबख्त को कितना समझाया, कैसी कैसी खातिर की, पर दगा कर ही गया। इसमें जोहरा की भी साठ गांठ है। बीवी को डांट फटकार करने का महज बहाना था। जोहरा बेगम की तो आज ही खबर लेता हूँ, कहाँ जाती है। देवी दीन से भी समझूंगा। 1 हफ्ते तक पुलिस कर्मचारियों में जो हलचल रही, उसका जिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। रात की रात और दिन के दिन इसी फिक्र में चक्कर खाते रहते थे। अब मुकदमे से कहीं ज़्यादा अपनी फिक्र थी। सबसे ज़्यादा घबराहट दरोगा को थी। बचने की कोई उम्मीद नहीं नज़र आती थी। इंस्पेक्टर और डिप्टी दोनों ने सारी जिम्मेदारी उन्हीं के सिर डाल दी और खुद बिल्कुल अलग हो गए। इस मुकदमे की फिर पेशी होगी, इसकी सारे शहर में चर्चा होने लगी। अंग्रेजी न्याय के इतिहास में यह घटना सर्वथा अभूतपूर्व थी। कभी ऐसा नहीं हुआ। वकीलों ने इस पर कानूनी बहसें होती। जज साहब ऐसा कर भी सकते हैं, मगर जज दृढ़ था। पुलिस वालों ने बड़े बड़े जोर लगाए। पुलिस कमिश्नर ने यहाँ तक कहा, इससे सारा पुलिस विभाग बदनाम हो जाएगा, लेकिन जज ने किसी की ना सुनी। झूठे सबूतों पर 15 आदमियों की जिंदगी बर्बाद करने की जिम्मेदारी सिर पर लेना उसकी आत्मा के लिए असह्य था। उसने हाई कोर्ट को सूचना दी और गवर्नमेंट को भी। इधर पुलिस वाले रात दिन रमा की तलाश में दौड़ धूप करते रहते थे, लेकिन रमा ना जाने कहाँ जा छिपा था। उसका कुछ पता ही ना चलता था। अब तो सरकारी कर्मचारियों में लिखा पड़ी होती रही, मानो कागज स्याह कर दिए गए। उधर समाचार पत्रों में इस मामले पर नित्य आलोचना होती रहती। एक पत्रकार ने जालपा से मुलाकात की और उसका बयान छाप दिया। दूसरे ने जौहरा का बयान छाप दिया। इन दोनों बयानों ने पुलिस की बखिया उधेड़ दी। जौहरा ने तो लिखा था कि मुझे 50 रुपये रोज इसलिए दिए जाते थे कि रमानाथ को बहलाती रहूं और उसे कुछ सोचने या विचार करने का अवसर ना मिले। पुलिस ने इन बयानों को पढ़ा तो दांत पीस लिए। जौहरा और जालपा दोनों कहीं और जा छिपी, नहीं तो पुलिस ने जरूर उनकी शरारत का मजा चखाया होता। आखिर 2 महीने के बाद फैसला हुआ। इस मुकदमे पर विचार करने के लिए एक सिविलियन नियुक्त किया गया। शहर के बाहर एक बंगले में विचार हुआ।
जिसमें ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो, फिर भी रोज 10-12 हजार आदमी जमा हो जाते थे। पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगाया कि मुलजिमों में कोई मुखबिर बन जाए, पर उसका उद्योग ना सफल हुआ। दरोगा जी चाहते तो नई शहादतें बना सकते थे, पर अपने अफसरों की स्वार्थपरता पर वह इतने खिन्न हुए कि दूर से तमाशा देखने के सिवा और कुछ ना किया। जब सारा यश अफसरों को मिलता है और सारा अपयश मातहतों को, तो दरोगा जी को क्या गरज पड़ी थी कि नई शहादतों के फिक्र में सिर खपाते। इस मामले में अफसरों ने सारा दोष दरोगा ही के सिर मढ़ दिया। उन्हीं की बेपरवाही से रमानाथ हाथ से निकला। अगर ज़्यादा सख्ती से निगरानी की जाती तो जालपा कैसे उसे खत लिख सकती और वह कैसे रात को उससे मिल सकता था। ऐसी दशा में मुकदमा उठा लेने के सिवा और क्या किया जा सकता था। तबेले की बला बंदर के सिर गई। दरोगा तंजुल हो गए और नायब दरोगा का तराई में तबादला कर दिया गया। जिस दिन मुलजिमों को छोड़ा गया, आधा शहर उनका स्वागत करने को जमा था। पुलिस ने 10 बजे रात को उन्हें छोड़ा, पर दर्शक जमा हो ही गए। लोग जालपा को भी खींच ले गए। पीछे पीछे देवी दीन भी पहुंचा। जालपा पर फूलों की वर्षा हो रही थी और जालपा देवी की जय से आकाश गूंज रहा था। मगर रमानाथ की परीक्षा अभी समाप्त ना हुई थी। उस पर दरोगा बयानी का अभियोग चलाने का निश्चय हो गया। अगली कहानी अगले भाग में।